नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में सीएम नायब सिंह सैनी ने अपना संबोधन रखा, जहां सीएम सैनी ने सभी सदस्यों का विचार रखने के लिए आभार जताया है। सीएम सैनी ने कहा कि बजट भाषण 3 घंटे चला तो रिप्लाई जो है वो 6 घंटे चलेगा। सीएम सैनी ने कहा कि बजट में लोगों के सुझाव मिले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष को मेरे भाषण के कम से कम 1/3 हिस्से को, यानी कि 27 पेजों को हरियाणा के लोगों द्वारा बनाया गया बजट मानकर इसका समर्थन करना चाहिए। जो 27 पेज हरियाणा के लोगों ने दिए, जो उनके सुझाव हैं माननीय अध्यक्ष जी, उसका समर्थन करना चाहिए इनको। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य हमारे इंदुराज जी नरवाल, जिन्होंने अपने भाषण के अंदर कहा कि ये तो खोखला है, मैं पूछता हूं क्या वे हरियाणा के जनमानस को खोखला मानते हैं? आदरणीय अध्यक्ष जी, विकास सारण हमारे माननीय सदस्य हैं, उनसे मैं पूछता हूं जिन्होंने अपने बजट भाषण के अंदर इस बजट को दिशाहीन कहा, क्या वे प्रदेश के लोगों के अपने विकास के सपनों को दिशाहीन मानते हैं? आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है श्रीमती रेणु बाला जी से, हमारी विधायिका महोदय जिन्होंने बजट को निराधार बताया। क्या जनाधार से बड़ा कोई भी आधार होता है माननीय अध्यक्ष जी? आदरणीय अध्यक्ष जी, दुख की बात है जिनका अपना कोई आधार नहीं, वे भी बजट में शामिल जनता के सुझावों को खोखला, दिशाहीन और निराधार बताते हैं। ऐसी टिप्पणी है। नहीं, देखिए माननीय अध्यक्ष, एक मिनट मैंने जिसने जो कहा है उसके बारे में बोल रहा हूं, मैंने आपके लिए नहीं बोला। नहीं, देखिए माननीय अशोक जी, आपने भी बहुत कुछ बोला है, मैं आपके ऊपर भी आऊंगा, आपने बहुत कुछ बोला है। नहीं, जिसने जो बोला है उनको भी निकाल दो माननीय अध्यक्ष जी। ठीक है, क्योंकि ये बजट माननीय अध्यक्ष जी, ये बजट हरियाणा प्रदेश के जनमानस की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। बैठिए जी, मुख्यमंत्री जी आप माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी टिप्पणियां करने वाले सभी सदस्यों से। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। सरकार 3,52,000 करोड़ का कर्ज होने की बात करती है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के हिसाब से हरियाणा पर 3,000 और 3,79,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। संपत सिंह ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको भी सुनवाते हैं। मेरा कहना यह है कि जहां तक कर्जे का सवाल है, कर्जा बेथाप बढ़ रहा है। जहां आंकड़े इन्होंने पेश किया है 3,53,000 का है, उसके में अगर जोड़ा जाए तो 69,000 करोड़ का पब्लिक एंटरप्राइजेज का कर्जा है, जिसकी गारंटी सरकार ने दी हुई है। इसी तरह से 4,800 करोड़ का स्मॉल सेविंग का है, जिसकी गारंटी भी सरकार के पास होती है। और 4,600 करोड़ का जो है, 40,000 करोड़ का ये कर्जा जो है अन्य कर्जों में से आता है, जो अलग अलग इदारों से बाकी पड़ा है। और जो आरबीआई की रिपोर्ट आई है, वो इस 3,53 की बजाय 3,69 बता रही है, 3,69,000 करोड़। 16,000 करोड़ का तो वहीं आरबीआई करने का फर्क आ गया, और बाकी जो फर्क आया तो मेरे हिसाब से 5 लाख और 32-33 हजार करोड़ रुपया जो है कर्जा मिल जाता है।
फरीदाबाद में नेशनल एमएसएमई के दूसरे सालाना महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद और वक्फ बिल के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी में एमएसएमई का 30% तक ही योगदान है और पटना में वक्फ बिल के विरोध प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार इसमें अमेंडमेंट करके बेहतरीन इसके लिए ला रही है ताकि गरीब, विधवाओं और बच्चों समेत अन्यों को फायदा होगा। और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए वक्फ बिल के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा है कि उन्हें एमएसएमई के सालाना महोत्सव में शिरकत करके बेहद खुशी हुई और साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश की जीडीपी पे एमएसएमई का 30% योगदान है, तो वहीं देश की इकोनॉमी को टॉप 5 में ले जाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। आगे उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से इन्होंने अपनी कई समस्याओं का जिक्र किया है और वादा किया है कि वह सरकार तक इनकी बात पहुंचाकर समस्याओं का निदान करवाएंगे। कि आप देखिए कितने लोग यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, ये इसलिए आए हैं, ये इंप्रेस हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसियां कोई ना कोई इनको बता रहा है। हमारा एम एक ही है कि गवर्नमेंट पॉलिसी को बढ़ चढ़ के लागू कराना, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी हमारे में कुछ कमियां जरूर हैं गवर्नमेंट पॉलिसियों में। सबसे पहली कमी यह है कि लैंड का रेट इतना ज्यादा है, 1-1 लाख रुपए गज। कोई भी इंडस्ट्रीज अगर 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए गज की जमीन खरीदेगा तो इंडस्ट्री क्या चलाएगा? अपनी इंडस्ट्री सेट करनी पड़ती है जिसमें उनको कोई लाभ नहीं मिलता। ऑल इंडिया नेशनल एमएसएमई महोत्सव इनका है और इसमें आज हमें आकर के खुशी हुई और ये देश में इनका एक देश की जीडीपी है। भोजन ना शुरू करें तो अच्छा है। देश की जीडीपी में ये 30% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये देश के इकोनॉमी को टॉप 5 फ्रेजाइल से टॉप 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने में इनका बड़ा योगदान है। शहर के विष्णु कॉलोनी में दिन दहाड़े एक महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या कर दी गई। 34 वर्षीय डॉक्टर प्रियंका की उनके क्लिनिक के ऊपर स्थित कमरे में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि हत्या के बाद शव करीब 10 घंटे तक कमरे में पड़ा रहा, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब रात को परिवार के लोग क्लिनिक पहुंचे तो कमरे में खून से लथपथ शव देखकर उनके जो होश है वो उड़ गए और वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। तो देखिए, एक आपको बताते चले कि बल्लभगढ़ से ये खबर आपको बता रहे, जहां दिन दहाड़े एक महिला डॉक्टर की हत्या हो जाती है और हैरान करने वाली बात तो यह है कि हत्या होने के बाद 10 घंटे तक शव जो है वो कमरे में पड़ा रहता है, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती। और जब परिवार लौटता है और जब देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचती है। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अब इस पूरे मामले पर पुलिस आगे की कार्रवाई में और जांच पड़ताल में जुट गई है। कल तो मेरा पति यहाँ पे आया, बहन के पैसे जेवरात बच्चों लूट के ले गया। फिर रात को मेरी बहन पे वो हथियार लेने गए थे दिल्ली से, उनका मामा का लड़का उनके साथ था। मेरी बहन के पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मेरी बहन ने मुझे कॉल करके बताया कि मुझे ले चल, ये लोग मुझे मार देंगे। भैया मैं होडल मम्मी पापा के घर रहती हूँ, मैं उनके साथ नहीं रहती। फिर मैं आई हूँ, वहाँ से मैं अपनी बहन को टूल पैसे लेके चली गई हूँ। मृतक के परिवार की बहनों ने सूचना दी कि हमारी बहन प्रियंका जो है करीब 11 बजे से मिसिंग है, उसकी तलाश कराई जाए। मैंने उनकी दरख्वास्त ली और अपनी कार्रवाई शुरू की। आपने आयो मौका भेजा तो 10 बजे करीब मालूम हुआ कि इसकी हत्या होती है। इसके पश्चात
कुरुक्षेत्र पुलिस ने केशव पार्क में महायज्ञ के दौरान गोली चलाने के दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने केशव पार्क में महायज्ञ के दौरान गोली चलाने के आरोपी जयदीप उर्फ देववासी कांसीडीह जिला सोनीपत को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल ने बताया कि दिनांक 22 मार्च को पुलिस को दी अपनी शिकायत में आशीष वासी लखनऊ यूपी ने बताया कि वो आश्रम में रहकर पढ़ाई करता है और अपने मित्र आकाश और शरण के साथ कुरुक्षेत्र में स्वामी हरिओम के 1008 कुंडीय जनकल्याण यज्ञ में आया था। 18 मार्च से 27 मार्च तक केशव पार्क में चलने वाले यज्ञ की व्यवस्था स्वामी हरिओम महाराज द्वारा की जा रही है। वहीं दिनांक 22 मार्च को वह अपने पंडित साथियों के साथ सुबह 4 बजे से 8 बजे तक यज्ञ करने के बाद वो सभी सैनी धर्मशाला में नाश्ता करते थे और नाश्ते की शिकायत को लेकर जब वो सभी स्वामी हरिओम के पास गए और नाश्ते की शिकायत करने लगे तो वहां मौजूद स्वामी के सुरक्षा कर्मियों ने जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर गोली चला दी। इसमें जो थीम पार्क में 22 तारीख को यज्ञशाला में गोलियां चली थी, उसमें 25 तारीख को हमने देवेंद्र जो गनमैन था रॉबिन का, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करके उसको कोर्ट में पेश करके 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया था। रिमांड के दौरान उससे वो वेपन हमने बरामद कर लिया है जिसके लिए रिमांड लिया था। वो जो 45 बोर का अति आधुनिक वेपन है जिससे वो गोली चली थी और जिसके फौल हमें बरामद हुए थे। और इसके अलावा जो दूसरा लड़का था, एक और था जयदीप जो गनमैन था, ये भी रॉबिन का, कल हमने जयदीप को भी गिरफ्तार कर लिया है और उसके पोजेशन से जो 30 बोर का वेपन था जिससे भी गोलियां चली थी और जिसके खोल मौका पे मिले थे, वो वेपन भी हमने बरामद कर लिया है। तो अभी इसमें दोनों लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया, गनमैन को, और दोनों के वेपन बरामद कर लिए हैं। अब इसमें रॉबिन है जो तीसरा मुलजिम है जिसके कहने से इन्होंने गोली चलाई है और ये जिसके लिए काम करते थे उसकी गिरफ्तारी दिखाया है। जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। बावल नगर पालिका के तहत होने वाले विकास कार्यों को लेकर 12 करोड़ रुपए का बजट पास करने के लिए बुलाई हाउस की बैठक में पार्षद आपस में भिड़ गए। नतीजा ये हुआ कि पार्षदों की आपसी गुटबाजी के चलते बजट पास नहीं हो सका और बैठक को स्थगित करना पड़ा। इससे पूर्व बैठक में मौजूद पार्षदों के पति, देवर और ससुर को बैठक से चलता कर दिया गया। गौरतलब है कि बावल पालिका की बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन वीरेंद्र एडवोकेट ने की थी और बैठक में पक्ष और विपक्ष में के 13 में से 12 पार्षद उपस्थित थे। एक पार्षद वीरेंद्र परिवार में मृत्यु होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके। बैठक में पार्षदों से अधिक लोगों की भीड़ देखकर हंगामा खड़ा हो गया। पता चला कि बैठक में पार्षदों के पति, देवर और ससुर आदि जमे हुए हैं और विरोध होने पर इन सभी को बैठक से बाहर कर दिया गया है। दूसरी मीटिंग थी बजट की, जो हमारा वर्ष 2025-26 का बजट था उसकी आज दूसरी मीटिंग थी। पहली मीटिंग का जो शोक प्रस्ताव रखा गया था जिसमें सभी पार्षदों ने सर्व सम्मति से पास किए हैं, जिसमें श्री अमीलाल जी सैनी जो पूर्व पार्षद नगर पालिका बावल, श्री बलबीर पहलवान जी पूर्व मनोनीत पार्षद नगर पालिका बावल और एक अपने वर्तमान पार्षद वीरेंद्र सिंह, उसकी ताई जी एक्सपायर हुई थी, और नंबर 4 एक अपने जो वार्ड नंबर 4 से पार्षद कमल देवी, उसकी बहन मुकेश देवी, उसका जो निधन हुआ था उस पर, और एक प्रस्ताव था अपने जो भूप पहलवान हैं उनकी पुत्र वधू। जो मीटिंग बुलाई गई थी वो पहले बुलाई गई थी लेकिन उस दिन कोरम पूरा नहीं था तो मीटिंग एडजॉर्न कर दी थी, आज बुलाई गई थी। इससे पहले सभी जो भी हमारे सदस्य हैं नगर पालिका के सबको नोटिस जारी किया गया था। आज की मीटिंग में 12 सदस्यगण हाजिर थे। एक हमारे जो वार्ड नंबर 13 के उनकी ताई जी का देहांत हो गया था, वो आ नहीं सके थे। मीटिंग में केवल एक ही एजेंडा था, बजट 2000 वर्ष 25 और 26 का। तो जैसे ही ये बजट रखा गया, जो हमारे प्रधान जी हैं और उनके साथ कुछ पार्षदों ने उनका समर्थन किया और बजट पे असहमति जताई, लेकिन उन्होंने बजट पे कोई कारण नहीं बताया अभी बजट पास क्यों नहीं होना चाहिए।
उन्होंने ये कहा जो पिछला वर्ष का जो बजट था 2024 और 25 का, और जो उसकी कॉपी दी और जो बजट बताया गया उसमें अंतर है। फरीदाबाद जिले की मंडिया में सरसों की सरकारी खरीद प्रक्रिया का जायजा लेने के लिए मार्केटिंग बोर्ड के जोनल एडमिनिस्ट्रेट आशुतोष राजन ने दौरा किया। इस दौरान उनके साथ बोर्ड के मार्केट जिला प्रबंधक और मार्केट कमेटी के सचिव भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि अब तक हैफेड द्वारा 3000 क्विंटल सरसों की खरीदी की जा चुकी है। मंडी दौरे के दौरान आशुतोष राजन ने किसानों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। फसल बेचने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है और सभी किसानों को उसका पालन करना चाहिए। जो हरियाणा सरकार के आदेशों के अनुसार जो हमने इस बार जो खरीद चल रही है, तो हमारा मकसद यही है कि इसमें किसी प्रकार की किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और जो खरीद जो व्यवस्था है वो सुचारू ढंग से चले और जल्दी से जल्दी हम इसको संपन्न कर पाए और जो पिछली बार कोई कमियां रह गई उसमें सुधार करने के लिए देखते हैं। जो अगर हम माने तो आज की तारीख में 2527 क्विंटल जो है सरसों की खरीद यहाँ पर मोहना मंडी और फरीदाबाद में यहाँ पर हो चुकी है। खबर फरीदाबाद के डबुआ से है, जहां पर सी ब्लॉक की यहां बुधवार सुबह एक घर में अचानक एक सांड और गाय घुसने से हड़कंप मच गया है। गाय तो बरामद कर ली गई है और आपको बताते चले कि लेकिन सांड जो है वो सीधे अंदर जाकर बेडरूम में घुस गया और बेड पर चढ़कर उत्पात मचाने लगा। इस दौरान घर के अंदर पूजा कर रही महिला डर के मारे अलमारी में छिप गई और फोन कर घटना की जानकारी दी। फ्रिज के पास फ्रिज के पास फ्रिज के पास हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय गांव पाली महेंद्रगढ़ के रसायन विभाग ने CIC प्रयोगशाला में XRD मशीन स्थापित की गई। विश्वविद्यालय में ये सुविधा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा रसायन विज्ञान विभाग को FIST योजना के तहत स्थापित की गई। इस मशीन के माध्यम से दवाइयों से लेकर विकास कार्यों के सैंपलिंग की जांच हो सकेगी। इससे दवाइयों की जांच के बाद असली और नकली का पता चल सकेगा। इसके अलावा सरकारी एजेंसियां भी रोड और भवनों में प्रयोग किए जा रहे मटेरियल की सैंपलिंग को लेकर यहां जांच करवा सकेगी। तो वहीं 1.5 करोड़ रुपए की इस मशीन को ऑस्ट्रिया से मंगवाया गया है। अब यहां के विद्यार्थियों को शोध के लिए दूसरे विश्वविद्यालय में नहीं जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल हो पाएगी। जो हमारे पास जो इक्विपमेंट आया है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन XRD है और उसमें पाउडर XRD बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो है हम मटेरियल को पाउडर की फॉर्म में और क्या कहते हैं हम थिन फिल्म या और भी किसी फॉर्म में उसमें उसका स्ट्रक्चर के बारे में जो उसमें है उसको हम जान सकते हैं और किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, कि उसको सुधारने के लिए या उसको कुछ करने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम उसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को जानें। तो यहाँ पर और भी जो यूनिवर्सिटीज हैं और भी जो संस्थाएं हैं जो सरकारी भी जो है उनको भी इस सुविधा की जरूरत रहती है और हमारे पास ऐसी पॉलिसी है कि यदि हमारे पास कोई सैंपल अपने करवाने आता है तो हम उसके सैंपल्स को रन करके उसका रिजल्ट उनको दे सकते हैं। पिहोवा में पवित्र सरस्वती तीर्थ पर चैत्र 14 का भव्य मेला श्रद्धा और आस्था के साथ आरंभ हो चुका है। देश भर में पहुंचे श्रद्धालु पवित्र स्नान, पिंडदान और
तर्पण से अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी की गई है। त्रयोदशी के दिन से ही श्रद्धालु सरस्वती तीर्थ पर स्नान कर पुण्य अर्जित करेंगे। जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वे रात भर रुककर सुबह मुख्य स्नान के बाद पिंडदान और तर्पण करेंगे। इनको हम कायम रखेंगे। अब मैं ज्यादा जो त्योहार का मेला है ये प्राचीन काल से लग रहा है। तो 1000 साल पहले का यहाँ एक शिलालेख भी लगा है इस मेले के बाद। उस समय ये 5 दिन का मेला होता था, एकादशी से लेके और अमावस तक। और यहाँ जो है मेले का रूप जो है लगभग 1 महीने चलता था, जिसमें व्यापारी जो है तरह तरह के व्यापार के लिए आते थे, जिसमें घोड़ा, गधा, पशु, अलग अलग तरीके के अनाज, सभी चीज़ पे यहाँ बिक्री होती थी। और पूरा पंजाब लगभग यहाँ पे आता है। और अब जो है मेला सिर्फ पिंडदान के लिए रह गया है। जो तीर्थयात्री हैं पंजाब के वो पिंडदान कराने के लिए आते हैं, जिनकी अवगति से मृत्यु हुई होती है, उनके लिए 3 दिन पिंडदान करते हैं। चैत्र चौदस मेले का शुभारंभ आज हो गया है। विभिन्न प्रदेशों से श्रद्धालु इस मेले में आकर के पिंडदान की जो कर्मकांड है वो पूर्ण करते हैं पुरोहितों के माध्यम से। और इसके लिए प्रशासन के द्वारा जो है विस्तृत व्यवस्था की गई है। सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। काफी डिप्लॉयमेंट जो है पुलिस विभाग की तरफ से जो है मेले में किया गया है। सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं। इसके अलावा सफाई पर जो है हम विशेष ध्यान रखेंगे कि कहीं किसी तरह की कोई गंदगी ना हो। और आशा है कि आने वाले लोगों को बड़ी सुविधा के साथ इस मेले में उनका जो भी क्रियाक्रम के लिए वो आते हैं वो संपन्न करवाने में हम सफल रहें, मना सकेंगे। ऐसे में सब जो हमारे यहाँ पे। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। चुलबुलापन